हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल साइंस टाउट। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9th का टॉपिक चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन करने से पहले हम अपनी एवरीडे लाइफ से कुछ एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मान लो कि हमारे पास एक बॉल है जो रेस्ट पोजीशन के ऊपर फ्लोर के ऊपर प्रेजेंट है। उस रेस्ट पोजीशन से उसको मोशन में लाने के लिए हम उसके ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई करते हैं, या फिर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है उसको रेस्ट में लाने के लिए उसके ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई किया जाता है। तो फोर्स जो है वो हम अप्लाई करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में लाने के लिए और मोशन से रेस्ट में लाने के लिए। तो फोर्स क्या होता है? आज तक ना तो हमने कभी फोर्स को देखा है, ना कभी सुना है, ना कभी महसूस किया है कि फोर्स होता कैसा है, लेकिन हमने फोर्स के इफेक्ट को जरूर महसूस किया है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास क्या है, एक बॉल है, वो बॉल रेस्ट पोजिशन पे है। अगर हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके इफेक्ट से, फोर्स के इफेक्ट से वो मोशन में आ जाती है। तो फोर्स के इफेक्ट को हम जरूर देख पाते हैं और फील कर पाते हैं। तो बेसिकली फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है एक मस्कुलर एफर्ट। हम कोई मस्कुलर एफर्ट लगाते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, या तो पुश करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, या फिर हम पुल करते हैं, या फिर हम हिट करते हैं। तो मस्कुलर एफर्ट जिससे हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं, पुल करते हैं या फिर हिट करते हैं, तो उसे कहते हैं फोर्स। ठीक है, तो हो गया हमारा फोर्स। अब हमने क्लास 8th में हमने पढ़ा था कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब हम फोर्स लगाते हैं तो उस फोर्स की वजह से क्या क्या इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो हमने पढ़ा था कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं, जैसे, तो क्या होता है, एक तो उसकी शेप चेंज हो जाती है। जैसे मेरे पास मान लो एक बलून है, उस बलून के ऊपर अगर मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूँ तो उसकी शेप चेंज हो जाती है। या फिर मेरे पास एक रबर बैंड है, उस रबर बैंड को अगर मैं खींच रही हूँ, इस तरीके से पुल कर रही हूँ, तो क्या होगा, उसकी शेप चेंज हो जाएगी, उसका साइज चेंज हो जाएगा। वैसे ही मेरे पास मान लो एक स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग को अगर मैं खींच रही हूँ तो उसकी शेप और साइज चेंज होगा। तो फोर्स लगाने से किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप और साइज में चेंज होता है। दूसरा, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट जो वो पहले से मोशन में है, और अगर हमने उसके ऊपर और ज्यादा फोर्स लगा दिया तो क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, उसके ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो वो बढ़ जाएगी, वो और ज्यादा मोशन में आ जाएगी, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। और उसके साथ फोर्स लगाने से उस ऑब्जेक्ट की हम डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। तो फोर्स लगाने से हम किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, और थर्ड क्या है, उसकी शेप और साइज को चेंज कर सकते हैं। अब देखिए फोर्स कितने टाइप का होता है। तो फोर्स होता है दो टाइप का, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। देखिए बैलेंस फोर्स क्या होता है, तो बैलेंस फोर्स को दिखाने के लिए मैंने एक टेबल के ऊपर एक बुक रखी है या फिर कोई ऑब्जेक्ट रखी है। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने दो स्ट्रिंग लगाई है, एक एक्स स्ट्रिंग है और एक वाई स्ट्रिंग है। मान लो इस एक्स स्ट्रिंग से अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल करूंगी, ठीक है, अगर मैं ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल कर रही हूँ एक्स की तरफ से, तो जो हमारा जो बॉक्स है या फिर जो ऑब्जेक्ट है वो एक्स की तरफ जाएगा। अगर वाई की तरफ मैं इसको पुल कर रही हूँ तो ऑब्जेक्ट हमारा वाई की तरफ जाएगा। ठीक है, मान लो हमारे पास एक बहुत बड़ा बॉक्स है, हमारे पास एक बहुत बड़ा बॉक्स है, और इस बॉक्स को ये बॉक्स जो है वो बहुत हैवी है। इस बॉक्स को हमने रखा हुआ है और इसको हम क्या कर रहे हैं, फोर्स इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। मान लो एक तरफ जो है मानसी है और दूसरी तरफ प्रिया है, दोनों जो है वो सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। इधर से मानसी जो है फोर्स अप्लाई कर रही है और इधर से प्रिया जो है वो फोर्स अप्लाई कर रही है। तो ऑब्जेक्ट के ऊपर जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, मान लो ये क्या है, एक हैवियर ऑब्जेक्ट है, इस तरफ से मानसी फोर्स अप्लाई कर रही है और इस तरफ से प्रिया फोर्स अप्लाई कर रही है। तो दोनों तरफ से जो फोर्स है वो सेम है। तो अगर क्या सेम फोर्स होगा तो क्या ऑब्जेक्ट मूव करेगी? नहीं, ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगी। लेकिन मान लो एक तरफ जो है प्रिया है और दूसरी तरफ कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, एक तरफ प्रिया है और दूसरी तरफ छोटा बच्चा है, तो प्रिया ज्यादा फोर्स लगाई छोटे बच्चे से और उसको मूव कर पाएगी इस डायरेक्शन में, है ना। तो इस फोर्स को हम कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगी, जब बराबर फोर्स लग रहा है दोनों डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से जो फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स अगर इस डायरेक्शन से लग रहा है, तो ये जो फोर्स होगा वो आपका बैलेंस्ड फोर्स होगा और ऑब्जेक्ट आपकी मूव नहीं करेगी।
लेकिन मान लो अगर ऑब्जेक्ट जो है एक तरफ से हम ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं और दूसरी तरफ से हम कम फोर्स लगा रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट आपकी मूव करेगी। जिस तरफ से, जिस डायरेक्शन से फोर्स ज्यादा लग रहा है उसी डायरेक्शन में आपकी ऑब्जेक्ट मूव करेगी। तो इसे कहते हैं हम अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, तो अनबैलेंस्ड फोर्स जो है उसी की वजह से ऑब्जेक्ट मूव करती है, और बैलेंस्ड फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पोजीशन पे रहती है, मूव नहीं कर पाती। तो ये बैलेंस्ड फोर्स था और अनबैलेंस्ड फोर्स था। अब हम देखते हैं कि मान लो हमने कोई हैवियर बॉक्स है और उसको किसी रफ सरफेस के ऊपर रखा। हमारे पास एक हैवियर बॉक्स है और उस बॉक्स को हमने रखा हुआ है एक रफ सरफेस के ऊपर। अब रफ सरफेस के ऊपर जो है हम यहाँ पर जो है फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इसके ऊपर हम क्या लगा रहे हैं, एक फोर्स लगा रहे हैं। तो फोर्स लगा रहे हैं तो एक हल्का सा हमने फोर्स लगाया, तो उस टाइम पे क्या है, ये बॉक्स मूव नहीं करेगा। क्यों मूव नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पर लग रहा है एक फ्रिक्शन फोर्स। यहाँ पे क्या लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। अब ये फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है भाई, जब जो दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं। देखो ये जो बॉक्स है वो इस रफ सरफेस के किस में है, कांटेक्ट में है। तो जब दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं तो वहां पर लगता है फ्रिक्शन फोर्स। तो यहाँ पर जो है फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। अगर जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो फ्रिक्शन फोर्स से अगर कम है तो हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं करेगा। लेकिन अगर हम ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और हमने जो फोर्स अप्लाई किया है वो फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा है, तो हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करेगी। ठीक है, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं, जैसे हम इस डायरेक्शन में फोर्स करें तो ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव करेगी। दूसरा एग्जाम्पल है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, जब हम किसी जैसे हम मान लो साइकिल चला रहे हैं। जब हम साइकिल चला रहे हैं तो क्या होता है, जब हम साइकिल चलाते हैं तो हम पैडलिंग करते हैं और साइकिल जो है वो एक स्पीड में चलने लग जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर में जो साइकिल जो है उसकी स्पीड स्लो होने लगती है, जो साइकिल है उसकी स्पीड स्लो होने लगती है। वो किस वजह से, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। क्योंकि साइकिल के टायर के बीच, साइकिल का जो टायर है और नीचे जो सरफेस है, रोड का जो सरफेस है, उसके बीच में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। और ये फ्रिक्शन फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो है ये फोर्स लगता है, और इसकी वजह से जो बाईसाइकिल है उसकी जो स्पीड है वो स्लो डाउन हो जाती है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं और लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देखिए क्या होता है। ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना पसंद करती है, और जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में रहना पसंद करती है। जब तक कि हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा देते वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगा। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी और मोशन में है तो मोशन में रहेगी। जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगी। ठीक है, इसे कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहते हैं और इनर्शिया क्या होती है। देखिए ऑब्जेक्ट की वो टेंडेंसी, जिस टेंडेंसी की वजह से ऑब्जेक्ट की वो टेंडेंसी, जिस टेंडेंसी की वजह से ऑब्जेक्ट जो है वो अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहे और मोशन में है तो मोशन में रहे, उस टेंडेंसी को हम कहते हैं इनर्शिया। ठीक है, जिसे वो चेंज जो भी आता है उसको रेसिस्ट करे, तो रेसिस्टेंस ऑफ चेंज। ठीक है, चेंज को क्या कर रहा है, रेसिस्ट कर रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है ए बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट ओनली एंड ए बॉडी इन मोशन कंटिन्यूज टू बी इन मोशन until they are acted upon by an external force। जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी। इस टेंडेंसी को हम कहते हैं इनर्शिया, और इस लॉ को हम क्या कहते हैं, लॉज ऑफ इनर्शिया या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हम किसी गाड़ी में बैठे हैं, हम किसी कार में बैठे हैं और हमारी बॉडी जो है, जो कार है वो चल रही है, मोशन में है, और हमारी बॉडी भी उसकी वजह से किस में है, मोशन में है। अब हमारी बॉडी की टेंडेंसी है कि वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहे। हमारी बॉडी की क्या टेंडेंसी है कि अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहे।
ठीक है। लेकिन कार के ड्राइवर ने क्या कर दिया, अचानक से सडन ब्रेक लगा दिए। ब्रेक लगाते ही क्या होगा, हमारी बॉडी जो मोशन में थी वो मोशन में ही रहना पसंद करेगी, और इसी की वजह से, लेकिन कार जो है वो किस में आ गई, रेस्ट में आ गई। अब कार रेस्ट में आ गई, हमारी बॉडी किस में है, मोशन में, और इसी वजह से हमें सडन जर्क लगता है और हम आगे की तरफ जाते हैं, हम आगे की तरफ जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि हमें सीट बेल्ट पहननी चाहिए। ड्राइविंग करते टाइम हमें क्या पहननी चाहिए, सीट बेल्ट पहननी चाहिए, क्योंकि जब अचानक से ब्रेक लगता है तो हमारी बॉडी मोशन में होती है और वो मोशन में रहना चाहती है और हमें आगे की तरफ जर्क लगता है, फॉरवर्ड जर्क लगता है। दूसरा एग्जाम्पल है कि मान लो हम किसी बस में खड़े हैं और वो बस अभी रेस्ट पोजीशन में है। हम बस में खड़े हैं और बस अभी रेस्ट पोजीशन में है। जैसे ही बस जो है चलना स्टार्ट हुई तो हमारी बॉडी जो है वो रेस्ट में है, रेस्ट में रहना पसंद करेगी, रेस्ट में ही रहेगी। लेकिन जो बस है वो मोशन में आ गई और हमारी बॉडी किस में है, रेस्ट में है, तो हमें क्या लगता है, बैकवर्ड जर्क लगता है। हमारी बॉडी पीछे की तरफ जाती है क्योंकि वो रेस्ट में रहना पसंद करती है, रेस्ट में ही रहना चाहती है। तो जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो रेस्ट में रहना पसंद करती है, जो मोशन में है वो मोशन में रहना पसंद करती है, जब तक कि हम कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दे। ठीक है, जब तक कि हम कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए तब तक वो रेस्ट में ही रहेगी, या फिर मोशन में है तो मोशन में ही रहेंगी। लेकिन अगर हमने एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया तो वो रेस्ट से मोशन में आ जाएगी। तो ये था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और या फिर एक जो थर्ड एग्जाम्पल है वो है कि अगर हम गाड़ी में जा रहे हैं और गाड़ी जो है वो किसी एक स्ट्रेट पाथ पे जा रही थी और अचानक से टर्न ले लेती है, तो हमें क्या लगता है, हम क्या करते हैं, हमें एक जर्क लगता है, हम साइड में गिर जाते हैं। ठीक है, तो ये भी किसकी वजह से होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की वजह से होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से होता है। अब देखिए इनर्शिया एंड मास में क्या रिलेशन है, इनर्शिया और मास में क्या रिलेशन है। देखिए तो मान लो हमारे पास क्या है, एक बॉल है और उस बॉल को हम क्या करते हैं, किक करते हैं। हम क्या करते हैं, किक करते हैं। हमारे पैर से हमने किक किया, तो हमें कम फोर्स लगाना पड़ा। लेकिन वही उसी शेप के, उसी साइज के अगर हम किसी बड़े उसी साइज के अगर हम स्टोन को अगर हम हिट करते हैं तो हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, उसको दूर फेंकने के लिए। ठीक है, और दूसरी चीज, मान लो हमारे पास क्या है, एक ग्लास का टम्बलर है और इस टम्बलर के ऊपर जो है हमने एक कार्ड रखा हुआ है और इस कार्ड के ऊपर हमने एक 5 रुपए का कॉइन रखा हुआ है। ठीक है, हमने क्या लिया हुआ है, एक टम्बलर लिया हुआ है, उसके ऊपर हमने क्या रखा है, एक कार्ड रखा है और उसके ऊपर हमने एक 5 रुपए कॉइन दिया है। अगर हम इस कार्ड को यहाँ पर इस तरीके से रिमूव करेंगे, ठीक है, फ्लिक करेंगे, इस कार्ड को हमने फ्लिक कर दिया तो क्या होगा, ये जो कॉइन है, ये कार्ड जो है वो गिर जाएगा, लेकिन ये कॉइन जो है वो किस में गिरेगा, इस टम्बलर में गिरेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो रेस्ट पोजीशन में जो कॉइन है वो रेस्ट में ही रहना पसंद करेगा, ये रिमूव नहीं होगा और इसीलिए कहाँ गिरेगा, इस ग्लास टम्बलर में गिरेगा। ये क्या हो गया, आपका इनर्शिया हो गया कि ये जो कॉइन है वो रेस्ट में ही रहना पसंद कर रहा है और वो रेस्ट में ही रह रहा है। इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को हम क्या कह रहे हैं, इनर्शिया कह रहे हैं। तो मान लो कि यहाँ पे 5 रुपए कॉइन ना होके मैं 1 रुपए कॉइन रख दूं, 5 रुपए कॉइन की जगह पे हमने रिप्लेस कर दिया और 1 रुपए कॉइन रख दिया। अगर अब मैं इसको फ्लिक करूंगी तो ये कार्ड जो है उसके लिए हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा। 5 रुपए कॉइन जो हैवियर होता है उसके लिए हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा और 1 रुपए कॉइन जो जिसका लेस मास होता है उसके लिए हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर हम उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं और वो मूव कर रही है तो वो डिपेंड करती है कि उसका मास कितना है। दूसरा जो एग्जांपल है वो हमने ले लिया कि मान लो हमारे पास एक कार्ट है जिसके नीचे टायर लगे होते हैं और दूसरा हमारे पास एक ट्रेन है। अगर हम कार्ट को मूव कर रहे हैं, कार्ट को मूव करने के लिए हमें बहुत कम फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन ट्रेन को मूव करने के लिए, एक बड़ी ट्रेन है उसको मूव करने के लिए हमें बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जो इनर्शिया है वो डिपेंड करता है मास के ऊपर। जो इनर्शिया है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मास के ऊपर। अगर आपकी बॉडी जो है वो हैवियर बॉडी होगी, अगर आपकी बॉडी एक हैवियर बॉडी है तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि उसका इनर्शिया ज्यादा होगा, वो ज्यादा रेस्ट पोजीशन में रहने की उसकी टेंडेंसी होगी। और अगर आपकी बॉडी जो है वो उसका जो वेट है वो कम है, अगर उसका मास जो है वो कम है तो हमें लेस फोर्स लगाना पड़ेगा। उसका जो इनर्शिया है, क्योंकि जो इसका इनर्शिया है वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो इनर्शिया जो है वो डिपेंड करता है मास के ऊपर। अगर हैवियर ऑब्जेक्ट होगी तो उसका जो इनर्शिया होगा वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा, उसकी ज्यादा टेंडेंसी होगी रेस्ट में रहने की। और अगर लाइटर ऑब्जेक्ट है
तो हमें क्या करना पड़े, तो अगर लाइटर ऑब्जेक्ट है तो हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा और ऑब्जेक्ट हमारी मूव कर जाएगी। ठीक है, तो इनर्शिया और मास के बीच में ये रिलेशन होता है। इनर्शिया इज अ नेचुरल टेंडेंसी। इनर्शिया क्या होता है, एक नेचुरल टेंडेंसी होती है किसी ऑब्जेक्ट की जो रेसिस्ट करता है ऑब्जेक्ट को मोशन में चेंज, उसकी स्टेट को चेंज होने में, कि अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहने की टेंडेंसी उसकी, और अगर मोशन में है तो मोशन में रहने की टेंडेंसी, इसी को हम कहते हैं इनर्शिया।